हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एबीसी अब्बास बालाजी क्लासेस। और आज हम लोग स्टडी करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। व्हाट इज ब्रीदिंग एंड व्हाट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें सबसे पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? देखिए, आपने जो भी फूड लिया, जो भी फूड खाया, उसका मेन मकसद क्या है कि आपको एनर्जी दे। ठीक है, वो एनर्जी कैसे बनती है, वो प्रोसेस आपका कहलाता है रेस्पिरेशन। जो भी आप फूड ले रहे हैं उससे आप एनर्जी बनाएंगे, तो वो एनर्जी बनाने का प्रोसेस क्या है? रेस्पिरेशन। इसको थोड़ा और डिटेल में समझा दे रहा हूँ। ऑक्सीडेशन करना होता है, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स आपने लिए हैं, जो बॉडी में आपने न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करे हैं, उनका क्या करेंगे आप? ऑक्सीडेशन करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। कौन करेगा? आपके लिविंग सेल करेंगे। वो सेल क्यों करेंगे? क्योंकि उनको क्या करना पड़ती है? रिलीज करना पड़ती है एनर्जी। एनर्जी रिलीज करने के लिए वो क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करेंगे न्यूट्रिएंट्स का। एंड दिस इज नेसेसरी फॉर द बायोलॉजिकल वर्क। आपकी बॉडी में जो भी वर्क हो रहा है उसके लिए जरूरी है एनर्जी का होना। दूसरा आपका ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग कहते हैं एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद द CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल्स। जो आपकी बॉडी में सेल्स हैं वो क्या करते हैं? CO2 प्रोड्यूस करते हैं। उस CO2 को हमारी बॉडी क्या करती है? एक्सचेंज कर देती है। किसके साथ? O2 के साथ, जो कि आपका एटमॉस्फेयर में मिलता है। ये जो प्रोसेस है O2 का CO2 के साथ एक्सचेंज हो जाना, ये कहलाता है आपका ब्रीदिंग। ये आपका कहलाएगा ब्रीदिंग। ठीक है, जो भी आपकी O2 है वो बॉडी में चाहिए। क्यों चाहिए O2? O2 आपको चाहिए फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, फॉर द रेस्पिरेशन। अगर आप O2 नहीं लेंगे तो आपका रेस्पिरेशन भी नहीं होगा। तो कहना चाहिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे से बहुत रिलेटेड है। ठीक है, ब्रीदिंग समझ में आ गया, रेस्पिरेशन समझ में आ गया। अब बात करेंगे हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की। देखिए, किसी भी चीज को पूरा करने के लिए ऑर्गन चाहिए होता है, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे रेस्पिरेशन हो, चाहे रिप्रोडक्शन हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो जिसको भी पूरा करना है आपको क्या चाहिए होगा? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो सबसे पहला जो हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पढ़ने वाले हैं, ऑर्गन पढ़ने वाले हैं, दैट इज जनरल बॉडी सरफेस। जो बॉडी सरफेस है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको स्पेशलाइज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की जरूरत नहीं पड़ती। वो क्या करते हैं? अपने बॉडी सरफेस से ही आपका रेस्पिरेशन कर लेते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के नाम याद होने चाहिए। जैसे जनरल बॉडी सरफेस है, ये एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया। अब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे? लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, स्पंजेस, cylindrites, platform। तो ये क्या हो गया? These are the example of those organisms which perform respiration by their body surfaces। ठीक है, तो पहला रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया आपका जनरल बॉडी सरफेस। दूसरा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है दैट इज स्किन। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी स्किन से ही रेस्पिरेशन कर लेते हैं। उनकी जो स्किन होती है मॉइस्ट होती है, मॉइस्ट क्रिटिकल होती है। आप यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे, डायग्राम में साफ साफ दिख रहा होगा। ये आपको अर्थवॉर्म दिख रहा है, देखो कितनी मॉइस्ट स्किन है इसकी। ये आपकी लीच है, ये आपका फ्रॉग है, एम्फीबियंस हैं। तो ये क्या काम करते हैं कि ये अपनी स्किन को क्या बना लेते हैं? अपना रेस्पिरेटरी ऑर्गन बना लेते हैं। और उससे क्या करते हैं? ये रेस्पिरेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म, फॉर एग्जाम्पल लीच, फॉर एग्जाम्पल एम्फीबियन। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग हियर, यहाँ पर जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, जहाँ यहाँ जो रेस्पिरेशन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? स्किन से जो रेस्पिरेशन होगा, स्किन से जो रेस्पिरेशन होगा वो आपका क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होगा। क्यूटेनियस यानी कि स्किन से रेस्पिरेशन जो होगा वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होगा। इसको याद रखना है। ठीक है, तीसरा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन हम पढ़ने वाले हैं दैट इज ट्रैकियल ट्यूब। आपने देखा होगा या पढ़ा होगा, जब आपने कॉकरोच पढ़ा होगा तो उसमें क्या थे? ट्रैकियल ट्यूब्स थे। तो ये ट्यूब्स क्या काम करते हैं? ये आपका रेस्पिरेशन भी कराते हैं और आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी कराते हैं। ठीक है, बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं जो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की तरह यहाँ पर क्या काम हो रहा है? कौन काम आ रहा है? ट्रैकियल ट्यूब्स। ये आपके मिलते हैं इंसेक्ट्स में, सेंटीपीड्स में, मिलीपीड्स में और स्पाइडर में। ये देखिए, आप स्पाइडर में भी मिलते हैं। तो हमारा अगला रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हो गया? ट्रैकियल ट्यूब्स। नेक्स्ट ऑर्गन वी विल टॉकिंग अबाउट इज गिल्स। मोस्ट कॉमन है, सबने सुना होगा। मछलियों जो होती हैं, टेडपोल्स होते हैं, प्रॉन्स होते हैं, और भी बहुत सारे आपके एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। वो क्या करते हैं? आपके कैसे रेस्पिरेट करते हैं? बाय द गिल्स। तो यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमने पढ़ा वो क्या है? गिल्स है। अब क्या गिल्स से जो रेस्पिरेशन होता है उसको क्या कहते हैं? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। दैट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर। तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन आपका कहलाता है जब आप रेस्पिरेशन करेंगे या जब कोई ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करेगा बाय
जाएगा थ्रू द गिल्स। एग्जाम्पल क्या है? फिश है, टेडपोल है और प्रॉन्स है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म विच परफॉर्म रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स। लास्ट जो हम ऑर्गन पढ़ने वाले हैं वो आपका है लंग्स। लंग्स जो है आपका मोस्ट कॉमन या मोस्ट वर्टिब्रेट जो होते हैं वो लंग्स को यूज करते हैं एज देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और लंग्स के द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। मोस्ट वर्टिब्रेट्स आपके क्या करते हैं? लंग्स को यूज करते हैं एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, या फिर कह सकते हैं उनमें लंग्स होता है एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करेंगे तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो चीजें आनी है। ठीक है। अगर आप ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे दो चीजें आएंगी। एक तो आ जाएगा बेटा एयर ट्रैक, दूसरा आ जाएगा पेयर ट्रैक। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग। ठीक, ब्रीदिंग में क्या होता है कि ब्रीदिंग में आपका ऑक्सीजन जो होगा CO2 के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये होगा कहाँ पे? ये होता है बेटा एल्वेलाई में। ठीक। अब एल्वेलाई तक O2 को पहुंचाना पड़ेगा। ठीक, तो उसके लिए एक ट्रैक चाहिए होता है जिसको कहा जाता है एयर ट्रैक या एयर पैसेज। और अब दूसरा काम जो होगा इसमें जो हेल्प करेगा वो आपका करेगा पेयर्ड लंग्स। वो आगे देखेंगे हम लोग किस तरीके से हेल्प करता है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो चीजें हैं, एक तो एयर ट्रैक्ट और दूसरा आपका पेयर्ड लंग्स। तो पेयर्ड लंग्स क्या है, एयर ट्रैक्ट क्या है, ये हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है। व्हाट इज एयर ट्रैक्ट या एयर पैसेज? बेसिकली ये कंडक्टिंग पार्ट है। कंडक्ट कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला, यानी कि गैसेस को जो वन प्लेस से दूसरी प्लेस तक लेके जाए वो आपका कहलाएगा कंडक्टिंग पार्ट। तो एयर पैसेज का काम ये क्या है? सिर्फ इतना है कि क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर को इनटू द एल्वेलाई एंड एल्वेलाई एयर को इनटू द एटमॉस्फेयर। दूसरा काम, बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, क्लियर कर देता है। जो आपकी एयर आप ले रहे हो, इनहेल कर रहे हो, उसको क्या करता है, क्लियर करता है फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल, जिससे कि आपको कोई बीमारी ना हो। सेकंड, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ह्यूमिडिफाई कर देगा एयर को, जिससे कि एयर क्या हो, आपके बॉडी टेम्परेचर के बराबर आ जाए, आपको सूखी ना लगे, जिससे कि आपको बीमारियां ना हो, है ना, रफनेस ना आए। तो ह्यूमिडिफिकेशन करता है एयर का और एयर को आपके बॉडी टेम्परेचर के बराबर लेके आ जाता है। एयर पैसेज में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स की। जो आपके बाहर के जो नेयर्स होते हैं, जो बाहर के नाक के जो छेद होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स। आप नोज देखेंगे, नोज इस तरीके से होती है, बाहर लगे होते हैं दो नेयर्स, ये कहलाते हैं आपका एक्सटर्नल नोस्ट्रल। इनहेलेशन का जो मेन है, जो सांस लेने का, अंदर लेने का काम जो है, ऑक्सीजन को अंदर लेने का काम जो है, मेन काम किसका है, वो एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स का है। इसके बाद जो एयर जाएगी, जो आपने एयर ली है, वो पहले जाएगी थ्रू द नेजल पैसेज। जो नेजल पैसेज है उसके जरिए कहा जाएगी, नेजल चैम्बर्स में। यहाँ पर दो चैम्बर्स होते हैं, एक चैम्बर इस तरफ बना दिया है, एक चैम्बर इस तरफ बना दिया, डिवीजन हो गया बाय द नेजल सेप्टम। बीच में जो एक लगा है, सेप्टा लगा है, इससे दो चैम्बर बन जाते हैं, जिनको हम नेजल कैविटी भी कहते हैं। फिर शुरू होता है यहाँ पर फेरिंग्स का पोर्शन, जिसको बोला जाता है नेजोफेरिंग्स, यानी कि एक्सटर्नल नोस्ट्रल से नेजल पैसेज से नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर से आपका नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स से आपका आएगा फिर ग्लॉटिस में, यानी कि ग्लॉटिस में एयर कहाँ पहुंच जाएगी, पैसेज बता रहा हूं मैं कि एयर कहाँ से कहाँ तक पहुंचनी है, ग्लॉटिस तक। ग्लॉटिस के बाद लैरिंग्स में, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया में, ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल एंड फाइनली टू द एल्वुलर डक्ट। ठीक है, एल्वुलर डक्ट तक पहुंच जाते हैं। तो ये होता है आपका पूरा रेस्पिरेटरी पैसेज। आप देखेंगे यहाँ से एयर जाएगी, ठीक है, यहाँ से गई एयर, ठीक है, यहाँ पर नेजोफेरिंग्स आया, नेजोफेरिंग्स से आपका ग्लॉटिस, फिर आपका लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया ब्रोंकियोल, फिर आपका इधर एल्वुलर डक्ट तक पहुंचेगा। तो इस तरीके से आपका एयर पहुंचती है थ्रू द एयर पैसेज। तो एयर पैसेज में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लैरिंग्स की। व्हाट इज लैरिंग्स? लैरिंग्स आपका कहलाता है साउंड बॉक्स और वॉइस बॉक्स, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। ये साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। बेसिकली ये कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है, जिसका काम ये होता है कि साउंड को प्रोड्यूस करे। ठीक, जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं, स्वेलिंग कर रहे होते हैं, तो ग्लॉटिस जो होता है, जो अपर
जो इसका पोर्शन है वहां पर एक खाली जगह पाई जाती है जिसको हम लोग ग्लॉटिस कहते हैं, ओपनिंग जो होती है वो कवर हो जाती है बाय द एपिग्लॉटिस। ये कवरिंग होती है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज द एपिग्लॉटिस। ये क्या काम करता है, ये ग्लॉटिस को कवर कर देता है। अभी एपिग्लॉटिस क्या है, एक थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप है। इससे क्या फायदा होता है, इससे ये फायदा होता है कि भैया जो आपका फूड है वो कहाँ चला जाए, ईसोफेगस में चला जाए, ना कि किस में आए, लैरिंग्स में। तो लैरिंग्स को प्रिवेंट करता है फ्रॉम गेटिंग फूड इनटू इट, मतलब कि फूड को अंदर नहीं आने देता लैरिंग्स के। क्या करेगा, जब फूड आप स्वैलो कर रहे होगे तो ये ढक देगा किसे, ग्लॉटिस को। एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को ढक देता है, फूड आपका चला जाता है किस तरफ, इसोफेगस की तरफ। और जब एयर लेनी होती है तो एपिग्लॉटिस आपका ओपन हो जाता है, तो एयर आपकी कहाँ जाती है, लैरिंग्स की तरफ। ठीक है, तो पहली बात जान लो, ग्लॉटिस आपकी ओपनिंग है लैरिंग्स की। ठीक है, अगला क्या है, वहां से एयर आपकी जाएगी किसमें, ट्रैकिया में। ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसमें सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग पाए जाते हैं जिनका नंबर होता है 16 to 20, 16 से 20 कार्टिलेजिनस रिंग पाए जाते हैं सी शेप। ठीक है, तो ये इस तरीके से होते हैं। ठीक, तो ये पीछे की साइड से आपके इनकम्प्लीट होते हैं, आगे से कंप्लीट होते हैं। ठीक, कार्टिलेजिनस हाफ रिंग पाई जाती हैं, ठीक है, ट्रैकिया में, जिसका काम क्या होता है, एयर को आगे की तरफ पहुंचाना। ठीक, इसके बाद आएगा आपका लंग्स। लंग्स क्या है, लंग्स आपके सिचुएटेड होते हैं थोरेसिक चैम्बर में और ये टिके होते हैं आपके डायफ्राम में। अगर आप राइट लंग को देखेंगे तो राइट लंग में आपके 3 लोब हैं, 1 2 3, एंड लेफ्ट लंग में आपके 2 लोब है, 1 एंड 2। ठीक है, हर लंग, एक जो भी आपका लंग है वो आपका कवर्ड रहता है बाय अ डबल लेयर नोन एज प्लूरा। प्लूरा में जो आउटर लेयर है, डबल, ये मान लीजिए आपका लंग है, ठीक है, तो इसमें डबल लेयर्ड है। इस तरीके से मैंने बना दिया। ठीक, ये जो बाहर वाली लेयर है ये आपकी पराइटल हो जाती है, जो इनर वाली लेयर है ये आपकी विसरल हो जाती है, पराइटल एंड विसरल। इन दोनों के बीच में, लंग्स की जो 2 लेयर है इनके बीच में भरा होता है एक फ्लूइड जिसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, है ना, जिसका काम होता है कि लुब्रिकेट करता है सरफेस ऑफ द लंग्स एंड प्रिवेंट फ्रिक्शन बिटवीन द मेम्ब्रेन। जो 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं इनके बीच में फ्रिक्शन को प्रिवेंट करके रखता है। मेन काम क्या है इनका, इट लुब्रिकेट द सरफेस ऑफ द लंग। ओके, तो ये है आपका लंग। ठीक, अगर लंग्स के अंदर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, लंग्स के अंदर मिलेगा ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वेलाई। ठीक, आपकी ये जो ब्रोंकाई हैं ये अंदर चले जाते हैं, ठीक, और यहीं पे टर्मिनेट हो जाते हैं, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और किसमें बदल जाते हैं, ब्रोंक्यूल्स में। और ब्रोंक्यूल्स टर्मिनेट होती हैं इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोला जाता है आपका एल्वेलाई। ठीक है, अब एल्वेलाई ही है जो कि क्या करती है, एक्सचेंज ऑफ पार्ट, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती है। ठीक है, इसीलिए एल्वेलाई को बोला जाता है दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। ठीक, जो भी आपके एक्सचेंज होगा गैसेस का वो कहां पर होगा, एल्वेलाई में होगा, बिकॉज एल्वेलाई ही है जिनके पास क्या होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, जिससे कि इनकी सरफेस पे कैपिलरीज होती हैं जिससे कि एक्सचेंज होता है। ये देख सकते हैं आप इस डायग्राम में, देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ दे रखा है कैपिलरीज बनी हुई है जो कि क्या कराती हैं, ब्लड का, सॉरी गैसेस का एक्सचेंज कराती हैं। ओके, तो इसी वजह से एल्वेलाई को क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे लंग्स का तो इस तरीके से दिखेगा। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के स्टेप्स क्या क्या हैं, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। सबसे पहले आपको रेस्पिरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रीदिंग करना पड़ेगी। बिना ब्रीदिंग के रेस्पिरेशन कंप्लीट नहीं होगा। फिर क्या होगा, ब्रीदिंग जब करेंगे तो क्या होगा, O2 आपकी कहाँ पहुंच जाएगी, एल्वेलाई के पास पहुंच जाएगी, और एल्वेलाई से क्या करोगे आप, एक्सचेंज कर दोगे O2 को किसके साथ, CO2 के साथ, और जो CO2 प्रेजेंट होगी वो किसमें प्रेजेंट होगी, ब्लड में प्रेजेंट होगी। तो दूसरा स्टेप क्या आएगा, गैस एक्सचेंज बिटवीन लंग एल्वेलाई एंड ब्लड। जो भी आपने गैस ली है, यानी कि इस तरीके से आ रहा है, ये क्या, ये क्या, ठीक है, लंग्स आ गया,
ठीक, यहाँ पर एल्वेलाई है, तो एल्वेलाई के ऊपर ब्लड का प्रेजेंस, जब आपका O2 यहाँ पर आता है, ठीक, तो ब्लड के CO2 के साथ वो एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, तो दूसरा क्या स्टेप होगा, गैस एक्सचेंज बिटवीन लंग एल्वेलाई एंड ब्लड। तीसरा जो स्टेप आएगा भैया, जो एक्सचेंज करा है उसको क्या करो, ट्रांसपोर्ट कर दो। O2 को आप ट्रांसपोर्ट कर दो, किसको, हार्ट को दे दो, वो पूरी बॉडी को दे देगा बाय द सिस्टमिक सर्कुलेशन। और CO2 को क्या करेगी बॉडी, किसको दे देगी, एटमॉस्फेयर को दे देगी। ठीक, ओके। अब जब हार्ट को इसने दे दिया O2, तीसरा स्टेप हो गया ये। अब हार्ट क्या करेगा, पंपिंग करेगा और उस O2 को क्या करेगा, पूरी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सेल तक पहुंचाएगा। वहां पर क्या होगा, फिर से आपका O2 और CO2 का एक्सचेंज होगा। ठीक है, वहां से CO2 कौन ले लेगा, ब्लड ले लेगा, और ब्लड क्या करेगा, O2 किसको दे देगा, टिश्यूज को। अब ये टिश्यूज क्या करेंगे, लास्टली सेलुलर और टिश्यू रेस्पिरेशन करेंगे। तो ये होता है टोटल स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। फिर से बता दे रहा हूं, पहला जो स्टेप है आपका, दैट इज पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसमें आप क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं। तो उसके लिए CO2 बाहर छोड़ने के लिए दूसरे स्टेप में आपको जाना पड़ेगा, गैसेस एक्सचेंज करना पड़ेगी बिटवीन द लंग एल्वेलाई एंड ब्लड। जो आपका एल्वेलाई है और जो एल्वेलाई के ऊपर ब्लड कैपिलरीज लगी हुई हैं, उनके बीच में क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। जो O2 है आपका ब्लड के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, और ब्लड का CO2 आपका कहां पर हो जाएगा, एल्वेलाई में आ जाएगा। और एल्वेलाई से क्या होना है, फिर गैस ट्रांसपोर्ट होगी। CO2 एल्वेलाई से होता हुआ आपका ट्रैकिया से होता हुआ, लैरिंग से होता हुआ, नोस्ट्रल से होता हुआ बाहर निकल जाएगा। और जो O2 है थ्रू द ब्लड आपके किस में जाएगा, सीधे हार्ट में। हार्ट से क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, ब्लड पंप होगा। पंप होने की वजह से क्या होगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन होगा और आपके हर एक सेल के पास, हर एक टिश्यू के पास ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। जब ऑक्सीजन पहुंच जाएगी तो वहां पर ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू रेस्पिरेशन। दिस इज व्हाट वी कॉल टिश्यू रेस्पिरेशन। अगला टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। क्या मैकेनिज्म होता है ब्रीदिंग का, देखो दो तरीके से हम लोग इसको पढ़ते हैं, एक इंस्पिरेशन, दूसरा आपका एक्सपिरेशन। जब हम एयर को इनटेक करते हैं फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ठीक है, अब वो लंग्स तक पहुंचाना है, वो प्रोसेस कहलाता है आपका इंस्पिरेशन। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये एक्टिव है, यहाँ पर आपको एनर्जी लगती है, यानी कि आपने इंस्पायर करा, इसमें क्या होगा कि आपको एनर्जी लगेगी। आप क्यों लग रही है एनर्जी, क्योंकि आप क्या करें, खींच रहे हैं किसी भी चीज को, रिलीज करते हैं बहुत निग्लिजिबल अमाउंट में, या फिर नहीं लगती एनर्जी। जब इनटेक करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, तो इनटेक इंस्पायरेशन जब कर रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं कि एक फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से आपको एटीपी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इंस्पायरेशन में आपने O2 ली, O2 को कहां तक पहुंचा रहे हैं आप, लंग्स तक पहुंचा रहे हैं। तो ये छोटा सा जो प्रोसेस है, O2 को एटमॉस्फेयर से लंग्स तक पहुंचाना, ये आपका कहलाता है इंस्पायरेशन। इसमें यूज हो जाती है आपकी एटीपी, इसलिए ये प्रोसेस जो होता है एक्टिव होता है। दूसरा है पैसिव, यानी कि आपने सांस छोड़ दी। ठीक है, जब आप सांस छोड़ रहे होते हैं, यानी कि एयर जो आपकी हार्मफुल एयर होती है उसको आप बाहर निकाल रहे होते हैं, वो प्रोसेस आपका कहलाता है एक्सपायरेशन। और ये जो प्रोसेस है आपका पैसिव है, इसमें आपकी एटीपी यूटिलाइज नहीं होती है। ओके, डिटेल्स में आप देखेंगे व्हाट इज इंस्पिरेशन एंड व्हाट इज एक्सपायरेशन। ठीक, आप देखिए इंस्पिरेशन में क्या होगा, सबसे पहले काम क्या होगा, डायफ्राम जो होगा आपका कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। ठीक है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। डायफ्राम आपका डोम डोम शेप ऑर्गन होते हैं, ये दिख रहा होगा डायफ्राम आपको यहाँ पे। ठीक है, ये आपका डायफ्राम है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, फ्लैटन हो जाएगा। ठीक, जब फ्लैटन हो जाएगा इस तरीके से यहां तक आ जाएगा, तो ये जो स्पेस है, ठीक, तो ये जो वॉल्यूम है यहाँ पर, है ना, तो वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो दूसरे में क्या होगा, वर्टिकल वॉल्यूम जो है इंक्रीज होगा। पहले यहां तक था, ठीक, तो यहाँ पर वॉल्यूम कम है, तो जाहिर सी बात है जब ये फ्लैट होके, आपके फ्लैट होके, ये जो चीज है, ये डायफ्राम जो है, ये फ्लैट होके कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, तो एरिया बढ़ गया, तो वर्टिकल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, तीसरा जो होगा आपकी थोरेसिक वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली, ये जो थोरेसिक रीजन है इसकी वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। साथ साथ दूसरा स्टेप भी हम पढ़ना है, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स
जो मान लीजिए रिब केज है, तो कुछ मसल्स ऊपर की तरफ होंगी कवर करे हुए, कुछ मसल्स अंदर की तरफ होंगे। ये जो मसल्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। अंदर वाली आपकी अंदर वाली जो होंगी वो आपके इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, और जो आपकी बाहर वाली होंगी वो आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कहलाती हैं। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है साथ साथ क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट करती है। आगे क्या होगा, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कांटेक्ट करेंगी, रिब और स्टर्नम, आपके रिब्स जो होंगे वो चौड़े हो जाएंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ उठेंगे। जो बोन होती है स्टर्नम, ये भी ऊपर की तरफ उठेगी और रिब्स भी आपके चौड़े हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, वॉल्यूम इन डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में जो वॉल्यूम इंक्रीज होगी, तो एयर को अंदर लेने के लिए वॉल्यूम यहां पर इंक्रीज होना शुरू हो गई इन इंस्पायरेशन। थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुई और साथ साथ क्या हुआ, जब वॉल्यूम इंक्रीज हुई तो अंदर का प्रेशर जो हुआ वो आपका कम हो गया, डिक्रीज हो गया, थोरेसिक प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो रिब और स्टर्नम लिफ्ट अप हो रहे हैं, तो जगह बन गई है, तो लंग्स को जगह मिल जाती है, क्या करें वो एक्सपेंड हो जाए और पल्मोनरी वॉल्यूम को बढ़ा दें, जो आपके अंदर के लंग्स के वॉल्यूम है उसको बढ़ा दें, जिसकी वजह से क्या होता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाता है, ये कम हो जाएगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। और जब डिक्रीज होता है तो इसी वजह से क्या होगा, एयर जो है बाहर से आपकी कहां तक पहुंच जाएगी, लंग्स में पहुंच जाएगी। ये जो प्रोसेस है ये आपका कहलाता है इंस्पायरेशन, ठीक है। इंस्पायरेशन में आपको याद क्या रखना है, पहली चीज ये रखनी, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और दूसरी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल आपकी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो रिब्स और स्टर्नम आपका लिफ्ट अप होगा, तो पल्मोनरी वॉल्यूम की जगह बढ़ जाएगी, तो लंग्स एक्सपेंड करेंगे, लंग एक्सपेंड करेंगे, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, थोरेसिक वॉल्यूम तो ऑलरेडी इंक्रीज हो ही रहा था, ठीक है। अब जो अंदर प्रेशर पड़ रहा था, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर पड़ रहा था, वो आपका कम हो जाएगा और एयर इजिली कहाँ जाएगी, फ्रॉम आउटसाइड टू लंग्स, आपके नाक के जरिए कहाँ पहुंच जाएगी, लंग्स में आ जाएगी। तो ये आपका कहलाता है इंस्पायरेशन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एक्सपायरेशन। जस्ट आप देख लें, आप देखें इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम रिलैक्स। अब डायफ्राम क्या होगा, वापस से क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, यानी कि वापस से कौन से शेप में आ जाएगा, डोम शेप में, ठीक। अब जब रिलैक्स होगा, जाहिर सी बात है, अब जो स्टर्नम और आपके रिब्स जो होते हैं लिफ्ट अप हुए तो वो आपके वापस से लिफ्ट डाउन होंगे, अंदर की तरफ आएंगे, तो जो थोरेक्स रीजन होगा वो अब वापस से अपनी पोजीशन में आ जाएगा। जो थोरेक्स वॉल्यूम इंक्रीज हुई थी वो भी वापस से डिक्रीज हो जाएगी, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुई थी लंग्स के एक्सपेंड होने की वजह से, तो वो भी वापस से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब ये सब डिक्रीज होंगे तो एक प्रेशर बनेगा, जिससे प्रेशर बनेगा तो जाहिर सी बात है एयर आपकी बाहर की तरफ निकल आएगी, तो ये कहलाता है आपका एक्सपिरेशन, ठीक है। अब जब आपको फोर्सफुल एक्सपिरेशन करना पड़ता है, ठीक है, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट बात याद रखें, आपकी एब्डोमिनल मसल्स भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, जो आपकी पेट की जो मसल्स होती हैं, एब्डोमिनल मसल्स भी आपकी इन्वॉल्व हो जाती हैं और आपकी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल आपकी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो ये है आपका एक्सपायरेशन, ओके। तो ये चीज होती है एक्सपायरेशन, ठीक। आप देखेंगे यहाँ पे बड़ा खूबसूरत सा डायग्राम दे रखा है, ठीक, लंग्स का बता रखा है इन्होंने यहाँ पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज की। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज अगर आपको पसंद आ रहा है लेक्चर तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।